स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। बदलती जीवन शैली और भागम भाग लाइफस्टाइल में खुद को स्वस्थ रखना आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कोरोना संकट के बाद तो स्वास्थ्य हर शख्स की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखना बेहद जरूरी है। लोग इसको लेकर जागरूक भी हैं, लेकिन शरीर का सबसे अहम हिस्सा किडनी को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कभी आपने सोचा कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी किडनी पर असर कितना डाल रही है? ऐसे में आज हम सेहतनामा में किडनी से जुड़ी बीमारी और उसके बचाव के बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीनल केयर सेंटर के उप निदेशक डॉक्टर आशीष हार्डिया। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो सेहतनामा में। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी या गुर्दा ये हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और हमारे शरीर में ये किस तरह की भूमिका निभाता है? देखिए सर, किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो किडनी एक प्रकार से बहुत सारे काम हमारे शरीर के अंदर करता है, जिसमें पहले तो पूर्णतः होता है इसका वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, जिसको नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा ये होता है कि ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर, फ्लूइड को बैलेंस करता है, साथ ही साथ में ये हार्मोन्स की भी ग्रोथ करता है, हार्मोन्स को भी बनाता है, जो अलग अलग कार्यों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ऑल ओवर बॉडी में। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को बनाने और निकालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो ये कुछ एक जो काम थे वो किडनी हमारी बॉडी में करती है। जी डॉक्टर आशीष, मैं ये समझना चाहता हूं कि किडनी में मुख्य तौर पर कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, और इसके शुरुआती लक्षणों को अगर जानना चाहें तो कैसे एक आम इंसान को पता चलेगा कि शुरुआती लक्षण उनके आ रहे हैं शरीर में? देखिए सर, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में बहुत सी बीमारियां हैं। अब एक नॉर्मल लैंग्वेज या आम भाषा में कहूँ तो किडनी स्टोन, जो मुख्य तौर पर आम लोगों में देखा जाता है। पर इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये एक्यूट किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज, इन दो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज का मतलब कि कुछ समय के लिए अगर किडनी में बीमारी हुई है जी, तो हम उसको कैटेगरी में रखेंगे एक्यूट किडनी डिजीज में। अगर वही बीमारी या वही जो हार्म हमें जो पहुंच रहा है, हमारी किडनी को पहुंच रहा है, वो लंबे समय तक, कितना लंबा, 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा, तो हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज में रखते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होता है वही एक घातक बीमारी होती है, जो हमारी किडनी को एंड स्टेज प्रोडक्ट पे लाकर खड़ी कर देती है एक प्रकार से। और इसको अगर हम इसको और हम गहराई से समझें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है वो 5 स्टेजेस में हम इसको नाप सकते हैं या नापा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी किडनी कितनी हेल्दी है नॉर्मली। तो हम 5 स्टेजेस, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और आखिरी में किडनी फेलियर या स्टेज 5 भी इसको कहा जाता है साहब। तो पहली की 3 स्टेजेस होते हैं, वो हम ऐसा देखा गया है कि इसको हम आसानी से डील कर सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से। लेकिन अगर हम 4th स्टेज में पहुंच गए तो हमें डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। जी सर, बिल्कुल। तो जैसे इसकी अगर कोई बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसकी अगर पुष्टि हो रही है या फिर पुष्टि नहीं हो रही, तो किस तरह की जांच हम सबसे पहले करवाएं जाकर डॉक्टर के पास? कैसे उनकी सलाह लें? क्या महत्वपूर्ण हो जाता है फिर? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा है इस किडनी शो पे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा है इस किडनी शो पे सर। देखिए, पहले तो हमें 80%, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो 80% पेशेंट्स, इन्हें तो पता ही नहीं होता है कि हमें कोई किडनी की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस प्रकार से कार्सिनोमा की बात भी करें हम, कि हमें जब डायग्नोज होता है कार्सिनोमा तो हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। ऐसा नॉर्मल पेशेंट्स में या मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा जाता है। तो उसी प्रकार किडनी में भी शुरुआती लक्षण ज़्यादा दिखते नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी किडनी लेस देन 60% पे भी काम कर रही है, फिर भी हमारे जो किडनी फंक्शन टेस्ट, एक टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, तब तक भी नॉर्मल होता है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस ज़्यादा जाननी होनी चाहिए। तो शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से थकावट फील कर रहे हैं या आप लंबे समय से थके हुए हैं, तो उसका एक रिलेशन होता है कि आप किडनी फंक्शन कराएं, अपना यूरिन का टेस्ट कराएं। दूसरा फंक्शन है कि अगर आपकी यूरिन के अंदर झाग बन रहा है या फेस बन रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि आपको किडनी का टेस्ट कराना चाहिए।
अगर आप के यूरिन में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। अगर इसके अलावा भी अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है या रेपिटेडली आ रहा है तो आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, या कम आ रहा है, इसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं सर, तो भी हमें टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ का, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ये दो पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ही रिस्क में होते हैं कि हाँ आपको आगे चल के किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत से लोग हैं जो जिनको हाइपरटेंशन के बीमा पेशेंट हैं, सालों से चलते हुए आ रहे हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, वो भी लेकिन वो टेस्ट नहीं कराते हैं और उनकी डिजीज़ या उनकी जो किडनी डैमेजिंग है वो प्रोसेस में बढ़ती जा रही है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि किडनी ही एक ऐसा एक एसेंशियल ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मतलब मैनेज करने में मदद करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर या आपकी धमनी में जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 या 70 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल एडल्ट की मैं बात करूं, तो वो एक हाइपरटेंशन में आते हैं। तो जितना प्रेशर आपकी वेन्स में होगा वही वेन्स आपकी किडनी, क्योंकि किडनी में का काम जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का, एक छन्नी है ना, सूक्ष्म छन्नी जिसको कहा जाता है। अगर हम उसमें अगर प्रेशर से किसी का फ्लो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किडनी डैमेज होने लग जाएगी। तो दो रिस्क फैक्टर मैंने जैसा बताया, इनको तो हमेशा हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट की मैं बात करूं तो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होती है, जनरल रूटीन एग्जामिनेशन होती है वो, इसमें क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ब्लड वगैरह इसे नापा जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। मैं यही समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि करीब 80% लोग जो होते हैं, 80% लोग जो होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती और जब एकदम आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं तब इस बीमारी के बारे में उन्हें पता चलता है। तो किडनी की बीमारी को लेकर हमें कितना ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है? और अगर सामान्य तौर पर भारत की बात करें तो किडनी संबंधित बीमारियों के ग्राफ की स्थिति किस तरह से यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि बहुत से लोगों को अगर नहीं पता है तो उनको जागरूक हो जाना चाहिए इस दिशा में, उनको किस तरीके से इसको महत्व देना चाहिए कि इससे भी रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है। बिल्कुल। देखिए सर, WHO ने जो 5 घातक बीमारियां हैं, जो उन्होंने 5 घातक बीमारियां बनाई हैं जिनको यूजुअली पैलेटिव केयर में रखते हैं, उसमें से एक किडनी भी है, जिसको हम CKD कहा जाता है। और नेफ्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने एक शोध करा था, जो शुरुआत से 10-15 साल 20 सालों से इसमें शोध हमेशा करती हुई आ रही है, तो 1990 से ये जो हमारा आंकड़ा था जिसमें डेथ मोर्टालिटी जिसको कहते हैं, किडनी से होने वाली मृत्यु का दर 50,000 था, जो 2017 में आते आते करीब 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो जो मृत्यु दर हर 10 साल में बढ़ते जा रहा है, इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बताता है कि किडनी हमारे शरीर में कितने ज़रूरी एक मापदंड बनाती है, कि कितना ज़रूरी है और उसकी हेल्थ रखना कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आजकल जिस हिसाब से हम लोग हमारी डाइट पे ध्यान देते हैं, पानी पीने में ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ हम नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली वो हमारी किडनी को डैमेज कर रही है। तो ये अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है सर। बिल्कुल। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, किडनी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख कारण आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कोविड के बाद से फिर इस तरह की कुछ समस्याएं भी लोगों को हार्ट से, किडनी से जुड़ी हुई देखी गई, तो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको क्या नजर आते हैं कि लोग खुद से पहले से जागरूक हो जाएं इसको लेकर? सर देखिए, महत्वपूर्ण कारण या मैं ये कहूँ कि ये बीमारी हो क्यों रही है। जी जी। तो देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। पहला हमारा पानी ना पीना, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, हम अप्रोप्रिएटली पानी नहीं पीते हैं, तो पानी नहीं बनेगा तो यूरिन नहीं बनेगा और अल्टीमेटली इन्फेक्शन बनाएगा। दूसरा इसका कारण जो बहुत महत्वपूर्ण मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि हम ओवर ड्रगिंग कर रहे हैं सर। ओवर ड्रगिंग का मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन से हम ले रहे हैं, किसी भी अगर हमें हल्का सा बुखार हुआ या हमें कुछ पेन हुआ तो हम सीधे मेडिकल पे जाते हैं, केमिस्ट से बोलते हैं कि साहब ये हो रहा है, वो आपको मेडिसिन उठा के देता है। क्योंकि किडनी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ड्रग का एक्सक्रीशन करना।
अगर जो भी आप ड्रग ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी ड्रग मीन्स एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कोई भी ड्रग अगर आप कोई भी दवाई ऐसी ले रहे हैं तो उसको आपके शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? किडनी करेगी सर। और अगर किडनी में आप बार बार दबाव बनाएंगे, केमिकल्स डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेन किलर्स, एनसेड जिसको कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पीपीआई जिसको हम एंटासिड कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमने बहुत सारा खा पी लिया, हमारा मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन आ रही है, तो हम ये नहीं करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, आज खिचड़ी खा लें और आज हम उपवास कर लें, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें। उसके बजाय हम सीधे मेडिकल पे जाते हैं, कैंटासाइड खरीदते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिलॉक खरीदते हैं, पेंटापेराजोल खरीदते हैं, हम खा लेते हैं और फिर 2 घंटे के बाद फिर हम खाना खा लेते हैं। तो ओवर जो ड्रगिंग हो रही है, ओवर जो डोजिंग हो रही है, वो अल्टीमेटली बना रही है हमारी किडनी को बीमार। और साथ ही साथ में हम इसका एक लाइव एग्जांपल अगर मैं लूँ तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो हमारे देश में आए हैं जस्ट बिकॉज कि उस दौरान, उस काल में हमने इतनी ड्रग्स ले लिए थे, इतनी मात्रा में स्टेरॉइड्स ले लिए थे, इतनी मात्रा में हमने एलोपैथी की दवाइयाँ का मिसयूज कर लिया था उस समय कि जब हम ठीक तो हो गए उससे, पर लॉन्ग टर्म में हमारी किडनी जो है वो फेलियर होते चले गई। इस बीच में हमने ये भी देखा है कि जो किडनी पेशेंट्स थे, हार्ट पेशेंट्स और सीओपीडी के पेशेंट्स तो ठीक है, उसके अलावा भी जो किडनी के पेशेंट थे सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी उनमें देखी गई है, क्योंकि ना तो हम ड्रग्स उनको ज़्यादा दे पाते थे क्योंकि उनकी किडनी इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि वो उसको डाइजेस्ट कर लें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो मैं यही समझता हूँ कि पहले तो डिहाइड्रेशन हो गया फर्स्टली, कि आपको पानी ज़्यादा ना पिया और उसके कारण आपको स्टोन्स डेवलप हो गए, इन्फेक्शन डेवलप हो गए और किडनी आपकी बीमार हो गई। दूसरा हो गया हमारी हैबिट्स, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, एक वो हो गया। तीसरा हो गया हमारे सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। हर्बल सप्लीमेंट्स भी क्यों ना ले लीजिए आज, हम आजकल यही करते हैं कि कुछ भी किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी डॉक्टर ने बताई है, हो चाहे ना हो, हम सीधे ड्रग ले रहे हैं। और मार्केटिंग करने वाले तो मार्केट करके चले जाते हैं कि 30 के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप भरपूर नहीं ले पा रहे हैं और हम वो चीज़ ले रहे हैं। चौथा होता है हम प्रोटीन इंटेक हम इतना नहीं लेते लेकिन फिर भी हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जा करके हमारी किडनी को ख़राब कर रही है। हमारी आदत है सर, जो जीन्स में है, जो इन्वायरमेंट में है, वो तो ठीक है, इन्फेक्शन ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, लेकिन हम जानते हुए ये चीज़ कर रहे हैं तो गलती इसमें हमारी है कि हम खुद अपने हाथ से अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, किडनी बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण अंग है। तो डॉक्टर आशीष, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से संचालित ये आपका रीनल केयर सेंटर बिना डायलिसिस और बिना किडनी ट्रांसप्लांट की किडनी का इलाज करने के लिए मशहूर है, लोकप्रिय है, लोग जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने रीनल केयर सेंटर की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, ताकि अगर उनको किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो, वो आना चाहें आपके यहाँ, तो कैसे फिर आए। देवी अहिल्या हॉस्पिटल के अंतर्गत देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जो मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहते हुए आज 2019 से जो हमने ये शुरुआत करी थी और हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं सर। और दुनिया भर में, देश ही नहीं दुनिया भर में भी हमें पहचान मिल रही है हमारे यूनिक ट्रीटमेंट के लिए। सर यूनिक ट्रीटमेंट में इसलिए कहूँगा कि हम रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट अगर हम कैंसर की बात करें, अगर हम कैंसर की बात करें तो रेगुलर ट्रीटमेंट में आता है वही रेडिएशन, वही कीमोथेरेपी, वही ऑपरेशन, तो इसके हमें साइड इफ़ेक्ट भी मालूम है। तो जो यूनिक ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से जब हमने किडनी पे भी काम करना चालू करा सर, इसके पहले कि मैं आपको समझाऊं कि हम यूनिक ट्रीटमेंट ये कैसे है, मैं जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। अगर इसकी हम बात करें या इसके बारे में इसको डिवाइड करें, इसके वर्ड्स को, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इससे हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, होम्यो का मतलब हम समझेंगे होम्योस्टेसिस, और पैथी जो इसकी एक बेस है, तो बिजली की तरह काम करना और आपकी ह्यूमन बॉडी को एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में ले आना। कुछ भी इंसान में, इंसानी शरीर में, बॉडी में अगर कुछ भी एक्सेस होता है तो वो बीमारी बनता है, कम होता है तो भी बीमारी बनता है। लेकिन अगर हम बैलेंस में हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, हेमोस्टेसिस मेंटेन है, तो हम बीमारी से बाहर निकल सकते हैं या बीमार नहीं भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोपैथी काम करती है। इनकी दवाइयाँ शरीर के अंदर जा करके बायो एक्टिवेट होकर के आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन विस्तार से आपसे बात अब आगे तो भी जारी रखूंगा। ट्रीटमेंट पहली चीज जो हम यहाँ ट्रीटमेंट, थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आते हैं और विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं इस बात को। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके इस संकल्प की सिद्धि के लिए और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा। महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा। बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे न कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी जीरो। ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही जीरो नहीं आया। अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल जीरो आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। साडा काम बोलता है, आगे भी हमारा काम ही बोलेगा। मध्य प्रदेश बनने जा रहा है देश का पहला राज्य जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराएगा। ये संभव हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन से। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। प्रधानमंत्री जी के इस संवेदनशील निर्णय से अब देश में विद्यार्थियों के लिए खुल रहे हैं अपनी मातृभाषा से भविष्य निर्माण के द्वार। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये अकल्पनीय शुरुआत हो रही है। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ एवं MBBS प्रथम वर्ष की पुस्तकों का विमोचन 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। हिंदी भाषा में है पढ़ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर आशीष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कृपया उसको पूरा कीजिए कि किस तरीके से रीनल केयर सेंटर में आए वहां पर मरीज और किस तरीके से उनको इलाज मिलेगा।
जी सर, देखिए हम जो अपना एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट के प्रति जो हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ में हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं सर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका मेन डेफिनेशन क्या है। पहली चीज़ कि माँ प्रकृति ने हर इंसान को रीजनरेशन की पावर दी है। हमारा सेल या हमारी कोई भी बॉडी ऑर्गन सिस्टम वो रीजनरेट हो सकता है। ये तो हमें एक शुरुआत से हमें चीज़ पता है। अब देखिए, जब कोई भी किडनी पेशेंट हमारे पास आएगा या आता है इन कोई सी भी स्टेजेस में, जैसे हमने 5 स्टेज की बात करी थी, वार्ता करी थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर पहले शुरुआती स्टेज में पेशेंट अगर हमारे पास आता है और उसकी डिजीज़ प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब कि अगर एक बार आपको किडनी डैमेज होना चालू हो गया तो हम ये मानते हैं कि वो आगे चल कर के जाना ही है, प्रोग्रेस ही करना है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब रिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता ये हम डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं साहब, लेकिन वो इस वजह से ये बोलते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ रीजनरेट नहीं हो सकती। पर हम इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से इसको बिल्कुल तरह से नकारता हूँ मैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे बायो एक्टिवेटर्स होते हैं जो रीजनरेशन को चालू कर देते हैं, चाहे वो बॉडी में किसी भी पार्ट में क्यों ना हो। स्टेम सेल एक सेल होता है जिसको मदर्स ऑफ ऑल सेल कहा जाता है सर। वो आपके शरीर के अंदर मौजूद होता है और वो सेल्स आपके जहाँ पे भी नुकसान पहुंचा है उसको रीजनरेट कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के तौर में मैं कहना चाहूँ कि अगर हम किसी पेशेंट को हमने लिया यहाँ पे जो 3rd स्टेज के अंदर आया हमारे पास, जिसको डायलिसिस ऑन है, तो पहली चीज़ हम तो ये करेंगे कि सबसे पहले उस डायलिसिस के जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको कम करेंगे। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। ये मेडिसिन जाकर के बायो एक्टिवेट होंगे, जाकर के किडनी पे वो नए ग्रोथ को प्रोलिफरेट करेंगे कि वापस से किडनी जो श्रिंक हो गई है, किडनी सीकेडी में किडनी श्रिंक हो जाती है साहब, उसको वापस प्रोलिफरेट करें, न्यू ग्रोथ, न्यू नेफ्रॉन्स उसमें डेवलप हो। एक तो ये डेवलपमेंट की हो गई। दूसरी की वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर कैसे निकालें। सर देवी हरलिया ने एक टेक्निक अपनाई है जिसको हम हाइड्रोबाथ थेरेपी कहा जाता है, जिसके अंदर हम पेशेंट को मेडिसिन लगा करके कुछ पीरियड ऑफ टाइम हम उस टब के अंदर, एक हाइड्रोथेरेपी टब है, उसके अंदर बिठाते हैं, कुछ टेम्परेचर सेट करते हैं और विद द पीरियड ऑफ 2 आवर्स हम उसको अंदर बिठाते हैं। और जब हमने ये चीज़ देखी, ये प्रोसेस हमने करा मेडिसिन के साथ में, तो हमने ये पाया पेशेंट को जब निकाल लिया जाए उसमें से बैठने के बाद तो उसका वेट फ्रीक्वेंटली डिक्रीज हुआ है। जिस प्रकार से हीमोडायलिसिस हम करते हैं और उसमें से पानी जो है वो साफ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो साफ होता है, उसी प्रकार उसका वेट लॉस हो जाता है। हीमोडायलिसिस के अंदर थोड़ा 2-4 किलो कम होता है। वही पेशेंट का प्रूफमेंट के साथ हमारे पास होता है कि जब उसको बाहर निकालें तो उसका वेट कम हो जाएगा, वही 1-2 किलो जो शुरुआत में हम जब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाएंगे तो ये लंबे समय तक जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमारी बॉडी खुद ब खुद एक्सक्रीट कर रही है वेस्ट प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट आउटर सोर्स को लगाए बिना। और दूसरी कि हम दवाइयों की हेल्प से आपकी किडनी को फिर से रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये बाकी किडनी केयर यूनिट्स या बाकी किडनी केयर सेंटर से इस प्रकार से अलग है कि यहाँ पे हम कोई भी ऑड फोर्स नहीं लगा रहे हैं। कोई भी ऐसा फोर्स किडनी को नहीं दे रहे हैं जिस वजह से वो अपना काम आसान बना दें। हमारी बॉडी को लग रहा है कि बहुत आसान है कि आप मशीन पे चले जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसी तरह हम हमारी किडनी को और नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हीमोडायलिसिस के से अगर कुछ फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं। अगर हम हमारी बॉडी को इतनी कैपेबल बना लें, इतना आत्मविश्वास भर लें, हम इतना उसको एक चांस दें, हम चांस नहीं देते हमारे शरीर को वापस से रीजनरेट करने के लिए, लेकिन अगर हम चांस दें तो जो पेशेंट हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करा रहा था वो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 पर आ जाता है और 1 महीने का उसका डायलिसिस खत्म हो जाता है। ये हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो होता है वो जो होते हैं वो इस प्रकार से ठीक होते हैं। और जो पेशेंट 1st स्टेज 2nd स्टेज जो कि बहुत जब तक हमें पता भी नहीं चलता है वैसे, लेकिन अगर उस स्टेज में 2nd स्टेज में 3rd स्टेज में भी आ रहे हैं तो उनको डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और जो गए हैं उनकी धीरे धीरे ये रिवर्सिबिलिटी में आ जाएगी। कहा जाता है ना कि पेड़ अगर हम तने से काटें तो वो फिर से रीजनरेट कर सकता है जब तक उसकी रूट जिंदा है। उसी प्रकार से अगर हमारे आत्मविश्वास हमारी जड़ है से, हमारा दिमाग हमारा फोकस जड़ है, जब तक ये अलाइव है हमारी बॉडी में कुछ भी डिजीज़ हो हम उससे लड़ सकते हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो
या किडनी की डिजीज़ हो। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर ही वही रही है, वो आपके अंदर के बायो एक्टिवेटर्स को इतना एक्टिवेट कर देती है, इतनी जल्दी वो ग्रो करने लग जाते हैं कि वो अपना काम खुद ब खुद करें। हम पहले तो डायग्नोज करते हैं कि आपको ये किडनी की बीमारी हुई क्यों है, पहली चीज़। अगर वो डायग्नोज हो जाए तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम जब किडनी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, जब उसमें किडनी, तो दूसरा काम वो अपने आप चालू कर देती है, जैसे कि खून को बनाना। किडनी भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है खून को बनाने को। तो जो पेशेंट हमारे पास, हमने जो ट्रायल करा है, जो पेशेंट हमारे पास महीने भर से जो ट्रीटमेंट ले रहा है, जो हर महीने 2 से 3 यूनिट का ट्रांसफ्यूजन करा रहा था, धीरे धीरे उसकी किडनी खुद ब खुद, मतलब उसकी बॉडी खुद ब खुद ब्लड बनाने लगी है। उसको दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी, हार्ट बीट का बढ़ना या हाइपरटेंशन होना, वो हो गया, कम हो गया। हार्ट का हिपेटोमेगाली हो गया तो वो कम हो गया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, तो जिसको ये एक आप लोग प्रॉपर देखते हैं। थोड़ा सा समय की कमी है, क्योंकि बहुत अच्छी बात यहाँ पर थी, और उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शकों को बहुत सी जानकारियां जिसके बारे में अभी तक नहीं जानते थे, वो जानकारियां आपने यहाँ पर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशीष, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी तमाम जरूरी जानकारियां दर्शकों की जानकारी के लिहाज से उनसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा